हेलो नमस्कार दोस्तों, एसके ग्लोबल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए करेंट अफेयर का एक और महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आए हैं। पिछली क्लास में हमने आप लोग को 33 करेंट अफेयर से क्वेश्चन कराए थे, यानी कि 33 प्रश्न कराए थे और वो भी विगत 3 महीने का, यानी कि आप लोग के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का मैं प्रश्नों को काफ़ी शानदार तरीके से उस वीडियो में बताया था। तो उसी का पार्ट 2 समझ लीजिए या इसको नया समझ लीजिए, जो भी समझिए। इसमें और हम लोग बाकी 30 और प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि इन विगत 3 महीने के सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और कुछ प्रश्न जो है अगस्त से भी हैं। तो इन चारों महीनों से कह लीजिए और 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग के समक्ष में लेकर फिर से हाजिर हूँ। इसके पहले भी 30 प्रश्न मैंने दे दिया, 33 प्रश्न। तो ये 2 पार्ट जो है आप लोग की परीक्षा के लिए बहुत, बहुत, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो दोस्त चैनल पर नए हैं, तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग का है कि अक्टूबर 2023, देखिए अक्टूबर से ही प्रश्न ये शुरुआत हो गया कि अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील से विध्वंसक का क्या नाम है? ये अक्टूबर 2023 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया तीसरा स्टील से विध्वंसक जो पोत सौंपा गया था, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है आप लोगों के पास आईएनएस विशाल, आईएनएस कोलकाता, इम्फाल और आईएनएस चेन्नई। इन चार ऑप्शनों में से इस प्रश्न का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ये इम्फाल हो जाएगा। ठीक है ना? ये इम्फाल जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अक्टूबर में ये आप लोग को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। तो चलिए करंट अफेयर के दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और आप लोग के लिए मैं बता दूं कि इसके पहले आप लोग को करंट अफेयर के, यानी कि आप लोगों को मैं करंट अफेयर वाले सेक्शन में हमारे जाइएगा चैनल के, तो आप लोगों को अक्टूबर 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक का मैं बहुत पहले ही आप लोगों को अगस्त 2023 तक का आप लोग को 6 जो करंट अफेयर के जो पार्ट है, 6 करंट अफेयर के पार्ट में आप लोग को मोर देन 500 यानी कि 500 से ज्यादा प्रश्नों को वहां पर मैंने डिस्कशन कर दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा और जितने भी पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं उसको अवश्य देख लीजिएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है ये करंट अफेयर का कि कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी जो है किस तारीख से लागू होगा? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा 1 अक्टूबर 2023 से कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी जो है 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो गया है। ये होगा नहीं, ये हो गया है। ठीक है ना? तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें भी महत्वपूर्ण आप लोगों को जितने भी प्रश्न, यानी कि मैं आप लोग को पिछले वीडियो में ही बता दिया था, यानी कि इसके पार्ट 7 में जो मैं बताया था आप लोगों को कि इसमें से 3 महीने के, विगत 3 महीनों के 60 जो है प्रश्न आप लोगों को मैं कराऊंगा और 60 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो उसी का ये आज 8वां पार्ट है, यानी कि आज ये करंट अफेयर का 8वां पार्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है कि नो योर कैंडिडेट जो केवाईसी है, मोबाइल एप्लीकेशन का प्राथमिक उद्देश्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नो योर कैंडिडेट, अभी देखिए कई राज्यों में जो चुनाव है वो चल रहे हैं, तो इससे बहुत महत्वपूर्ण आप लोग को ये हो जाता है कि जब जब विधानसभा के चुनाव होने वाले रहते हैं या केंद्र केंद्र की सरकार से, यानी कि केंद्र वाले विधानसभा या लोकसभा की जो चुनाव होने वाली होती है, तो इससे प्रश्न आप लोग को बनते ही बनते हैं। तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन पूछा जा रहा है। नो योर कैंडिडेट जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्त? ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। उम्मीदवारों को प्रभावी ढंग से प्रचार करने में मदद करना, उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास की जानकारी प्रदान करना, मतदाता पंजीकरण की सुविधा के लिए, राजनीतिक दलों को बढ़ावा देने के लिए। तो यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है नो योर कैंडिडेट, इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त, यह हो जाएगा उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को जानकारी जो है इस नो योर
कैंडिडेट मोबाइल एप्लीकेशन से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य यही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर का प्रश्न है दोस्तों, आज का चौथा प्रश्न है कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट तो दोस्तों, जितने ये टेनिस टूर्नामेंट से जो आप लोग के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसको इंपॉर्टेंट एकदम मान लीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है आप लोग के परीक्षाओं में एकदम बिल्कुल बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पर यूएस ओपन की बात की जा रही है, और यूएस ओपन में भी महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का जो खिताब है दोस्त, ये कोको गॉफ जो है, ये कोको गॉफ ने महिला एकल का खिताब यूएस टूर्नामेंट का जीता है। और अगर प्रश्न आप लोग को ये पूछ दे कि ये कोको गॉफ जो है कहाँ की खिलाड़ी है, दोस्त प्रश्न कैसे भी आप लोग को परीक्षाओं में बनाकर पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए जहाँ डिटेल की जरूरत होती है आप लोग को, मैं वहां पर ही उसका डिटेल आप लोग को दे देता हूं, ताकि आप लोग को बिल्कुल कोई डाउट न रह जाए उस प्रश्न से। तो कोको गॉफ जो है, ये कहाँ की खिलाड़ी हो गई दोस्त? ये हो गई अमेरिका की खिलाड़ी हो गई, ठीक है ना? ये विजेता रही। तो विजेता की तो बात हम लोग देख लिए, अब उप विजेता की भी बात देख लीजिए कि यानी कि किसको हरा कर कोको गॉफ ने ये जीता। तो ये जो आर्यना सबालेका जो है, यह जो है, ये यूएस ओपन की उप विजेता रही, ठीक है ना? ये उप विजेता रही, ठीक है? इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो इसको भी आप लोगों ने देख लिया। तो ये यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट से हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा नंबर प्रश्न है कि नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता किसने ग्रहण की? भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता किसने ग्रहण की? ये भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता किसने ग्रहण की? यानी कि प्रश्न ये पूछ रहा है दोस्तों कि 18वां जो G20 का जो 18वां संस्करण है, ये तो अपने देश इंडिया में, अपना प्यारा भारत देश इंडिया में इस बार संपन्न हुआ, ठीक है ना? और G20 से एक सेपरेट वीडियो जो है, आप आप ही लोग के चैनल यानी कि इसके ग्लोबल क्लासेस पर ही आप लोग को बहुत ही एक शानदार वीडियो है, जिसमें से G20 से ऐसा कोई भी प्रश्न जो है वो आप लोग को बिल्कुल नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, करेंट अफेयर वाले प्लेलिस्ट में आप लोग को G20 वाला वीडियो मिल जाएगा उसमें। तो G20 से आप लोग उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। और इस प्रश्न में जो ऑप्शन है यहाँ पर, नरेंद्र मोदी, लूला दा सिल्वा, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, यानी कि प्रश्न ये कह रहा है कि भारत की ओर से जो अध्यक्षता है किसको दी गई, यानी कि 19वां G20 के लिए किसे दिया गया? 19वां जो G20 शिखर सम्मेलन होगा, उसके किसने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की? तो दोस्त यह जो हो जाएगा, लूला दा सिल्वा जो है, इन्होंने ही भारत से ये अध्यक्षता जो है ग्रहण की, लूला दा सिल्वा। और ये कौन है, ये भी आप लोग समझ लीजिए। ये दोस्त, ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना? ये ब्राजील के राष्ट्रपति आप लोग को हो गए, राष्ट्रपति हो गए ब्राजील के, कौन? लूला दा सिल्वा। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। ये सी जिनपिंग तो ये तो चाइना वाइना का हो गया, व्लादिमीर पुतिन ये रूस के हो गए, ठीक है ना? तो एक और चीज हो गया कि ये 19वां जो आप लोग को लूला दा सिल्वा जो ब्राजील के राष्ट्रपति जो अध्यक्षता ग्रहण किया है, तो ये ब्राजील तो देश हो गया। और ब्राजील में भी ये कहाँ होगा? 19वां जो G20 शिखर सम्मेलन जो होगा, ये 2024 में होगा। कब होगा? 2024 में होगा। और ब्राजील की रियो डी जेनेरियो का नाम आप लोग बार बार सुनते होंगे, रियो डी जेनेरियो, रियो डे जेनेरियो में ये संपन्न होगा। कौन सा? 19वां G20 शिखर सम्मेलन, ठीक है? तो इसको भी आप, इस फैक्ट को भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आज का 6 नंबर वाला प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न, कि भारत का पहला सौर मिशन आदित्य एल1, देखिए यहाँ आदित्य एल1 से भी प्रश्न पूछा गया है। तो भारत का जो सौर मिशन आदित्य एल1 है, आप लोगों के, ये आदित्य एल1 से भी जितने आप लोग के महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसका एक सेपरेट वीडियो जो है आप लोग को, ये आदित्य एल1 से भारत का पहला बहुत ही महत्वपूर्ण सौर मिशन है दोस्त,
और इसका एक सेपरेट वीडियो, इसका भी वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए उपलब्ध है। तो आप लोग को यूँ ही नहीं कहता हूँ कि आप लोगों को टॉप लेवल के कंटेंट के साथ एकदम रिलेवेंट टॉपिक, यानी कि रिलेवेंट बोलने का मतलब कि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिन-जिन टॉपिकों से, उसका मैं बहुत जल्द कोशिश करता हूँ कि आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूँ और यही मेरा हमेशा प्रयास रहता है। तो आदित्य L1 को आप लोग उस वीडियो में सेपरेट में जितने भी फैक्ट है उसको देख लीजिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर है आप लोग देख लीजिए क्या होगा कि आदित्य L1 जो है ये 2 सितंबर को ये तो लॉन्च किया गया, लेकिन कहाँ से लॉन्च किया गया? ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बेंगलुरु, पोर्ट ब्लेयर, श्रीहरिकोटा, मॉरिशस। तो दोस्त यह जो है श्रीहरिकोटा से इसको ये सौर मिशन को यहाँ से प्रक्षेपित किया गया था श्रीहरिकोटा से, ठीक है ना? आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आज का 7वां नंबर प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का क्या नाम है? ये पहला सौर शहर पूछा जा रहा है दोस्त। इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में मार लीजिए। मैं क्या बोलूंगा आप लोगों को, बस वैसे ही क्वेश्चन को लेकर आता हूं कि जो आप लोगों को एकदम लगे कि नहीं ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये परीक्षा में बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहला सौर शहर है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है आप लोगों के पास इंदौर सोलर ग्राम, भोपाल सन सिटी, ग्वालियर सूर्य छत्र, सांची सोलर सिटी। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा पहला सौर शहर दोस्तों मध्य प्रदेश में उद्घाटन किया गया है? ये भी आप लोग याद रखे रहिएगा, ऐसे भी पूछ सकता है। तो यह प्रश्न जो है आप लोगों को इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा सांची सोलर सिटी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर जो है ये सांची सोलर सिटी हो गया। और मध्य प्रदेश ही मत कहिए, अपने देश का पहला सौर शहर जो है ये मध्य प्रदेश में सांची में है और उसका सांची सोलर सिटी जो है उसका नाम है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8वां नंबर प्रश्न है कि डुरंड कप फाइनल किस टीम ने जीता? डुरंड कप की यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों। तो डुरंड कप जो 2023 का जो खिताब है दोस्तों, ये डुरंड कप ये 2023 आप लोग याद रख लीजिए। डुरंड कप 2023 का फाइनल मैच जो है ये किसके-किसके बीच हुआ था ये पहले सोच लीजिए, देख लीजिए इसको, ठीक है ना? तो यह जो हुआ था ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच में हुआ था, ठीक है ना? ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान के बीच में ये डुरंड कप का फाइनल हुआ था, जिसमें मोहन बागान ने जो है इन्होंने ईस्ट बंगाल को हरा दिया। मोहन बागान जो है ये डुरंड कप का विजेता हो गया और इसने ईस्ट बंगाल को 1-0 से हरा दिया, ठीक है ना? 1-0 से इसने ईस्ट बंगाल को हरा दिया मोहन बागान ने। तो डुरंड कप 2023 फाइनल के विजेता मोहन बागान हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कह लीजिए ये प्रश्न कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ। दोस्तों पहला और पहली जिन प्रश्नों में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, तो वैसे प्रश्न जो होते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत प्रबल संभावना रहती है कि वो प्रश्न जो है परीक्षा में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ अध्यक्ष की बात की जा रही है। अभी वर्तमान में जो पहली महिला सीईओ अध्यक्ष जो है वो कौन हो जाएंगी? रेखा सिन्हा, सुनीता शर्मा, अनन्या पटेल, जया वर्मा सिन्हा। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो है दोस्त सही हो जाएगा? तो दोस्त इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों को ये 9 का डी हो जाएगा, यानी कि जया वर्मा सिन्हा हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मेरे साथ-साथ आप लोग इस प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिए और अंत में ये ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने कितना प्रश्न का जवाब जो है ईमानदारी पूर्वक एकदम सही-सही जवाब आप लोगों ने दिया। वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना स्कोर शेयर कीजिए। आप लोग स्कोर शेयर नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो है मेरा पढ़ाने में आप लोगों को हो सकता है कि कहीं कुछ असुविधा हो, तो आप लोग उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि नहीं सर इस टॉपिक पर बनाइए या थोड़ा-सा और डिटेल में समझाइए या कुछ और फैक्ट एक्स्ट्रा बताइए।
वो सारा चीज आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य कमेंट अवश्य दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे चीजों को आप लोग के समक्ष ला सकूं। आप लोग मेरे मोटिवेशन को आप लोग बिल्कुल बनाए रखिए, और मोटिवेशन बस वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके आप लोग बनाए रखिए, और आप लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से भी मेरी मोटिवेशन को आप लोग बढ़ा सकते हैं, और ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, आज का 10वां नंबर प्रश्न है कि सितंबर 2023 में सिंगापुर के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। ये सिंगापुर के राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन से हो गए, सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन से हो गए दोस्त? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, यह जो हो जाएगा दोस्तों, यह थर्मन सनमुगरत्नम जो है, ये सिंगापुर के अगले राष्ट्रपति यानी कि अभी वर्तमान में राष्ट्रपति होंगे। ये थर्मन सनमुगरत्नम जो है, ये राष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में सिंगापुर के। ठीक है ना, तो ये सितंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, और 3 महीनों का आप लोग का एकदम बिल्कुल शानदार जो 60 प्रश्न जो बनते हैं शानदार तरीके से, तो एक तो मैं 7वां जो पार्ट था उसमें दे दिया। ये करंट अफेयर का 8वां पार्ट है, इसमें मैं आप लोग को करा दे रहा हूँ। तो पूरे 1.5 साल का जो आप लोग का करंट अफेयर है, हमारे चैनल पर आप लोग के लिए मौजूद हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग देखिए, ठीक है, कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर आर रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले आप लोग को तो एक प्रश्न यहीं पर बन गया कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। ये से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये डॉक्टर आर रवि कन्नन जो है, डॉक्टर आर रवि कन्नन को ये 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पूछा जा रहा है यह कि वह किस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं, स्पेशलाइजेशन उनका क्या है, कार्डियोलॉजी में है कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में है, बाल चिकित्सा में है या ऑर्थोपेडिक्स में है, किसमें है उनका दोस्त, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त, यह जो हो जाएगा सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जो है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में विशेषता रखते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रबल संभावना है कि आप लोगों को ऐसे प्रश्न पूछ दे कि वर्ष 2023 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता कौन है, तो डॉक्टर आर रवि कन्नन जो हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर और हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 12वां नंबर प्रश्न है कि किस प्रतियोगी ने मिस दीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। ये मिस दीवा कहा जा रहा है दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एक ये मिस दीवा यूनिवर्स हो गया, और एक सिर्फ हो जाता है, सिर्फ ये मिस यूनिवर्स हो जाता है। मैं ये अच्छे से लिख दूं, थोड़ा सा जल्दीबाजी में लिखा जाता है। एक हो जाता है आप लोग को मिस यूनिवर्स हो गया, मिस यूनिवर्स 2023। तो ये तो समझ लीजिए कि अभी हाल फिलहाल 4 या 5 दिन पहले ये मिस यूनिवर्स 2023 की घोषणा की गई है, ये मिस यूनिवर्स 2023 की। और प्रश्न आप लोग को पूछा जा रहा है मिस दीवा यूनिवर्स 2023। ऑप्शन है आप लोग के पास दीविता राय, त्रिशा सेठी, श्वेता शारदा और सोनल कुकरेजा। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्त, यह जो ऑप्शन जो है 12 का जो हो जाएगा आप लोग को प्रश्न का, ये श्वेता शारदा जो है, श्वेता शारदा को दोस्तों वर्ष 2023 का मिस दीवा यूनिवर्स खिताब से नवाजा गया है। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट तथ्य की बात की जाए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो कह लीजिए, तो दोस्तों ये हो जाएगा मिस यूनिवर्स 2023। आप लोग को पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा ही जाएगा। तो मिस यूनिवर्स 2023 की अगर बात करें, तो दोस्तों यह जो हो जाएगी, यह मैं लिख दे रहा हूं सेनिस, ये आप लोग के लिए मैं लिख दे रहा हूं, ये सेनिस पलासियोस। सेनिस पलासियोस जो है, ये वर्ष 2023 के मिस यूनिवर्स 2023 ये बनी है। वर्ष 2023 में ये मिस यूनिवर्स बनी है। वर्ष 2023 में इन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है, सेनिस प्लासियोसिस को। ठीक है ना, सेनिस प्लासियोस को ये मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब मिला।
तो आप लोग को 2-4 बार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग को बिल्कुल दिमाग में फिट कर जाए। आप लोग ये मत सोचिएगा कि बार-बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा एकदम हमेशा यही मोटिव रहता है कि आप लोग जो है कन्फ्यूजन कहीं ना रह जाए, कन्फ्यूजन की कहीं गुंजाइश ही ना रह जाए, यही मेरा हमेशा सोच रहता है। और अगर प्रश्न पूछ दे कि ये कहाँ से ये बिलोंग करती है, यानी कि किस देश से बिलोंग करती है दोस्तों, यह जो एक देश है निकारागुआ जो है, निकारागुआ जो है ये देश है, वहीं से ये बिलोंग करती है। सेनिस प्लासियोस जो है मिस यूनिवर्स 2023। अगर मिस यूनिवर्स आप लोग को 2000 ये मिस यूनिवर्स आप लोगों को 2022 पूछ दे, ठीक है ना? कोई जरूरी थोड़े है कि 23 ही पूछ सकता है, 2022 से भी पूछ सकता है। तो चलिए उसको भी आप लोग याद कर लीजिए। ये हो जाएगी आर बोनी ग्रेवियल जो है, आर बोनी ग्रेवियल जो है ये आप लोगों को मिस यूनिवर्स 2022 रही। और ये कहाँ की है दोस्तों? यह यूएससी की थी। आरबोनी ग्रेवियल जो है मिस यूनिवर्स 2022 से इन्हें खिताब से नवाजा गया। मिस यूनिवर्स 2022 ये रही आरबोनी ग्रेवियल। और सेनिस प्लासियोस जो है ये मिस यूनिवर्स 2023 रही। तो इन सबको याद रखिएगा। तो जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन गए मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है आप लोगों को कि वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुनाव में किसे विजेता घोषित किया गया है? यानी कि अभी वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है? एक तरह से ये भी क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन को आप लोग बस देखिए कैसे प्रश्न आप लोग को घुमाकर परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। राष्ट्रपति चुनाव में किसे विजेता घोषित किया गया, या वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुनाव में कौन विजेता हुआ? तो देखिए ऑप्शन है आप लोगों के पास, रॉबर्ट मुगाबे, नेल्सन चामिसा, एमरसन मनगागवा, नेल्सन मंडेला। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा दोस्त? तो यह जो हो जाएगा ये एमरसन मनागागवा जो है, ये मनानगागवा जो है, ये एमरसन मनानगागवा, इन्होंने ही जिम्बाब्वे राष्ट्रपति चुनाव को जीता है। या यूं कह लीजिए कि जिम्बाब्वे के वर्तमान राष्ट्रपति जो है ये एमरसन मनगागवा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है आप लोग को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा पर उस स्थान को क्या नाम दिया है जहां पर चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम उतरा था? तो देखिए ये चंद्रयान 3 से प्रश्न है। और चंद्रयान 3 से भी आप लोगों का एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को करेंट अफेयर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जितने भी हॉट टॉपिक जो बोला जाता है जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे सौर मिशन आदित्य L1 हुआ, चंद्रयान 3 हुआ, G20 हो गया, एशियाई खेलों से हो गया, तो इन सब पर मैं सेपरेट वीडियो, ऐसा वीडियो बनाया हूं कि उससे प्रश्न आप लोग को बाहर पूछा ही नहीं जाएगा। नोबेल पुरस्कार हो गया, नोबेल पुरस्कार 2022-23 सब बता दिया है वहां पर। तो ऐसे टॉपिक मैं आप लोग के लिए एकदम तुरंत कवर करा देता हूं ताकि आप लोगों को कहीं कठिनाई ना हो। तो यहाँ पर चंद्रयान 3 जहां पर उतरा था, लैंडर जो उतरा, ये विक्रम जहां पर उतरा था चंद्रयान 3 का, तो उस पॉइंट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या रखा था, क्या रख दिया है उस स्थान का नाम? तो दोस्तों वह स्थान जो नाम है उसका ये हो जाएगा शिव शक्ति पॉइंट जो है, उस स्थान का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट जो है उसका नाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है आप लोग को दोस्त, ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस दक्षिण अफ्रीकी शहर में आयोजित किया गया? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। पहला तो पूछ लेगा आप लोगों को कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जो है वे कहाँ पर आयोजित किया गया? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। ये जो दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये पूछ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में आयोजित किया गया? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका में एक शहर है, जोहान्सबर्ग जो है, वो शहर है, वहीं पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जो है, वहां पर इसका आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, वहां पर आयोजित हुआ, वहां पर जोहान्सबर्ग में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट रखिए, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बालिका से देखिए, महिला दिवस, आप लोग को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस,
यानी कि आप लोगों को महिलाओं से जो जुड़े हुए जितने भी हॉट टॉपिक होते हैं, आप लोगों को दिन दिवस हो गए या कोई आप लोग को कोई योजना हो गया, तो वो प्रश्न की प्रबल संभावना रहती है परीक्षाओं में पूछने के लिए, ठीक है ना? तो आप लोगों को, ताकि जेंडर गैप का जो सिलसिला है वो काफ़ी कम हो जाए, इसलिए महिलाओं को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है और महिलाएँ जो है बढ़-चढ़ कर सभी चीज़ों में भाग ले रही हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय क्या है? ये वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय क्या है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहले मैं आप लोग को तो यही बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया कब जाता है दोस्त। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये प्रति वर्ष दोस्तों ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। तो 11 अक्टूबर 2023 को ये बालिका दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। उसी का ये विषय पूछ रहा है कि 11 अक्टूबर 2023 को जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, उसका विषय क्या है? तो दोस्तों यह जो है, ये ऑप्शन बी जो है, यानी कि लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण, यही इसका थीम हो गया। ये विषय पूछे या थीम पूछे, किसी तरह घुमाकर पूछे, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम डट कर जवाब देना है और एकदम आत्मविश्वास के साथ जवाब देना है कि कहीं से आप लोग का आत्मविश्वास जो है वो डिगे नहीं। तो लड़कियों का अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मिजोरम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, आप लोगों को ये भी जरूर याद कर लीजिए कि अभी वर्तमान में दोस्तों ये आप लोगों को ये नवंबर में और आप लोग को अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर में 3 दिसंबर को, मैं चलिए इसका आंसर भी बता दिया हूँ, ठीक है ना? ये प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं अभी वर्तमान में। अभी वर्तमान ये नवंबर जो चल रहा है, आप लोग को 23 नवंबर जो है ये 23 नवंबर को मैं वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। तो 23 नवंबर को ये अभी चुनाव जो है इन राज्यों में चल रहे हैं और यहाँ पर कितने राज्य आप लोग के लिए हो गए दोस्तों? ये 5 राज्य हो गए आप लोगों के लिए। पांचों में विधानसभा की चुनाव चल रहे हैं और इसकी गिनती कब होगी? ये गिनती कब होगी दोस्त? तो आप लोग को ये 3 दिसंबर को जो है ये वोटों की गिनती होगी और इसी दिन आप लोगों को पता चलेगा कि वहां पर कौन सी पार्टी जो है विजयी हो रही है और कौन वहां का सीएम बनेगा, ठीक है ना? तो ये 5 राज्य हो गए, कौन कौन? मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। इसको जरूर याद रख लीजिएगा। इससे कैसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी मैं बता दे रहा हूँ। आप लोगों को पूछ देगा कि इनमें से किन राज्यों में वर्तमान में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो 3 ऑप्शन दे देगा, आप लोगों को कोई दूसरा दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा, इन चारों में से, पांचों में से कोई एक दे देगा, या यो कह लेगा, ऐसे कह देगा कि इनमें से कौन भिन्न है। यानी कि भिन्न मतलब क्या कि विधानसभा की चुनाव वहां पर हो रही है, तो 5 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन दे देगा, इसमें से एक ऑप्शन कहीं अदर का दे देगा। तो ऐसे प्रश्न आप लोग के अदला बदली करके पूछे जाते हैं, पैटर्न इस तरह के होते हैं। तो आप लोग के लिए जिस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं उसका भी हिंट्स मैं यहाँ पर बता दिया। तो पांचों राज्य याद कर लीजिएगा आप लोग। राजस्थान एक हो गया, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अक्टूबर 2023 को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने रेपो रेट को कितना रखा है? ये रेपो रेट से दोस्तों क्वेश्चन आप लोग को रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, सीआरआर, एसएलआर, इन सबसे प्रश्न आप लोग को बहुत पूछे जाते हैं और बैंकिंग के प्रश्न में तो, बैंक वाले एग्जाम में तो बिल्कुल फेवरेट होते हैं। बैंक, रेलवे, एसएससी का तो बिल्कुल फेवरेट आप लोग का टॉपिक हो गया ये रेपो रेट और मौद्रिक नीतियों से, ठीक है ना? तो अभी वर्तमान अक्टूबर 2023 में जो ये बैठक हुई, इसमें रेपो रेट जो है दोस्तों ये 6.50 रखा गया है। कितना रखा गया है? 6.50 जो है ये वर्तमान में आप लोग को ये क्या हो गया? आप लोग को ये रेपो रेट हो गया, ठीक है ना? तो ये तो रेपो रेट हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट हो गया। एक रेपो रेट होता है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है। तो अभी वर्तमान में जो रिवर्स रेपो रेट है दोस्तों, यह 3
0.35% हो गया रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट की बात की जाए, एक होता है आप लोग को बैंक रेट हो गया। बैंक रेट जो हो गया ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यह बैंक रेट जो है 6.75% जो है ये वर्तमान में बैंक रेट हो गया। एमएसएफ एक होता है, ठीक है ना, एमएसएफ, ठीक है ना, एमएसएफ होता है, एक सीआरआर होता है आप लोगों को, एक एसएलआर होता है, ठीक है ना, और एक एसडीआर होता है। ये जितने आप लोग को मौद्रिक नीतियों से संबंधित है ये सबका मैं सुफड़ा यहीं पर साफ कर दे रहा हूँ, ताकि प्रश्न कहीं से भी बने आप लोग कंफ्यूज न होइएगा। तो एमएसएफ अभी वर्तमान में जो है, एमएसएफ का वर्तमान दर क्या है, यह जो हो जाएगा ये भी 6.75%। सीआरआर की बात करें तो यह जो हो जाएगा 4.50%। एसएलआर की बात करें तो एसएलआर आप लोग को 18% है। एसडीआर की बात करें तो यह हो जाएगा 6.25% जो है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी कब का मैं बात कर रहा हूँ, अभी वर्तमान तक की बात कर रहा हूँ, ये अक्टूबर 2023 कह लीजिए या नवंबर में भी कह लीजिए, ये नवंबर 2023 तक भी अभी यही डाटा है, कोई चेंज इसमें नहीं हुआ है नवंबर 2023 में। तो अभी ये करेंट का डाटा है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, सीएआर, एसएलआर और आप लोग को एसडीआर, ये सब मैंने यहाँ पर बता दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों के लिए मैं कहता जरूर हूं कि 30 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उससे इतना मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूं कि कोई भी ऐसा वीडियो नहीं होगा जिसमें 30 प्रश्न मैं बताऊं, उसमें 60 और 65 70 क्वेश्चन ना बता दूं आप लोग को। एक एक प्रश्नों में आप लोग को एक एक दो दो फैक्ट मैं अवश्य बता देता हूं, ठीक है। तो आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जो है उसको आप लोग आसानी से और आप लोग ध्यान पूर्वक उसको देखिएगा, ताकि आप लोग जो है एक जो आप लोग के परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं उसके बारे में आप लोग भली भांति जो है परिचित हो जाइए उन चीजों से, कि कहीं आप लोग को वो नया ना लगे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाटा आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय नौसेना पोत ने 24 अक्टूबर 2023 को गिन्नी की खाड़ी में यूरोपीय संघ ईयू के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया। यानी कि वो भारतीय नौसेना पोत का क्या नाम है जिसने गिन्नी की खाड़ी में, जो देखिए यहाँ पर दो तीन प्रश्न बन जाएंगे कि भारत और यूरोपीय संघ के नौसेनाओं के बीच में कहां पर संयुक्ताभ्यास हुआ, तो दोस्तों वो गिन्नी की खाड़ी में हुआ, ये गिन्नी की खाड़ी में हुआ। एक प्रश्न इस तरह से बन जाएगा। अब प्रश्न ये पूछ लिया कि भारत की तरफ से कौन सा पोत जो है वो भाग लिया, ठीक है ना, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को बताना है। तो अगर आप लोग को मालूम है जवाब प्रश्नों का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आप लोग जरूर करते चलिए कि इन प्रश्न का 19 का जैसे हो गया, तो ये 19 नंबर प्रश्न, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन ए जो है, यानी कि आईएनएस सुमेधा जो है इसने ही भाग लिया था भारत की ओर से गिन्नी की खाड़ी में, जो यूरोपीय संघ के साथ जो संयुक्ताभ्यास हुआ, ठीक है ना। आईएनएस सुमेधा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन कौन सा देश है। तो भाई पुरुष वाले तो बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन 2023 के महिला वाला भी आप लोग देख लीजिए। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 की चैंपियन कौन रही दोस्त, तो यह जो टीम रहा, यह कौन सा टीम रहा, तो ये स्पेन रहा, ठीक है ना। स्पेन जो रहा ये फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन टीम रहा। तो अब तो ये चैंपियन की बात हो गई। अब थोड़ा सा देख लीजिए कि किसको हराकर इसने, यानी कि उप विजेता इसमें कौन रहा, ठीक है ना। ये तो विजेता का बात हो गया, उप विजेता भी आप लोग देख लीजिए कि कहीं से, यही तो बार बार मैं कहता हूं कि कैसे भी एग्जामिनर आप लोग से क्वेश्चन पूछ ले, मैं ऐसा बता देता हूं कि आप लोग कहीं भी कंफ्यूजन आप लोग को हो ही नहीं सकता है, कोई गुंजाइश ही नहीं बन सकती है, ठीक है ना। तो उप विजेता जो हो गया ये इंग्लैंड हो गया, विजेता स्पेन हो गया। अगर पूछ ले कि कैस कितने से हरा कर, तो दोस्तों स्पेन ने 1-0 से हराकर यह जो चैंपियन जो है महिला विश्व कप, फीफा का जो महिला विश्व कप होता है उसका विजेता बना, 1-0 से हराकर इंग्लैंड को, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 प्रश्न है आप लोग को कि भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, तो दोस्तों अपना भारत देश जब 1947 में आजाद हुआ, तो
देश का जो है अंग्रेजों द्वारा एक कूटनीति लगाकर देश का दो भागों में विभाजित कर दिया गया और वह जो है एक जो टुकड़ा जो है वो पाकिस्तान के नाम से और एक जो है अपना प्यारा भारत बना। तो वही जो विभाजन जो हुआ ये 14 अगस्त को जो पाकिस्तान जो है अपना स्थापना दिवस वो मनाता है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस वो अपना मनाता है। तो इसी 14 अगस्त को दोस्तों ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको ये विभाजन विविधता स्मृति दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की गई कि प्रतिवर्ष 14 अगस्त को ये भारत में विभाजन विविधता स्मृति दिवस मनाया जाएगा। तो ये 14 अगस्त जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 22 है कि मेगा स्वच्छता अभियान ये कौन सा अभियान है दोस्तों, कि 1 तारीख 1 घंटा एक साथ। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये अभियान जो है 1 तारीख 1 घंटा एक साथ अभियान, उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य किस चीज के लिए था दोस्तों, ये दिवाली मनाने के लिए, गांधी जयंती मनाने के लिए, क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, ये बढ़ावा देना, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ये बढ़ावा और ये बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये छूट गया होगा ये टाइपिंग में, क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, खरीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 1 तारीख 1 घंटा एक साथ, ये प्रश्न है आप लोग का। तो यह जो दोस्त हो जाएगा ये आप लोग को ये गांधी जयंती मनाने के लिए यह उद्देश्य रहा। जो इस बार 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मना, उसका उद्देश्य रहा ये, उसी से संबंधित है। 1 तारीख 1 घंटा एक साथ जो है ये गांधी जयंती मनाने के लिए ये मेगा स्वच्छता अभियान चलाया गया, ठीक है ना। ये 1 घंटा 1 तारीख और एक साथ, इसको आप लोग एक एक घंटा एक एक तारीख एक एक साथ, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 23, देखिए ये बिल्कुल एकदम ये जो हॉट टॉपिक बोला जाता है ना, ये हॉट टॉपिक जो जैसे आप लोग को देखिए आजकल जितने भी आप लोग ऊर्जा के स्रोत हैं जो प्रदूषण न फैलाए उसका जो है बहुत ही आजकल प्रचलन, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन से जो बसें चल रही हैं, तो ईंधनों से जो प्रयोग किए जा रहे हैं ईंधनों पर, उससे काफी प्रश्न आप लोग को प्रश्न परीक्षा में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। तो उसी में एक ईंधन है संदर्भ ईंधन। तो संदर्भ ईंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है ये पूछा जा रहा है। संदर्भ ईंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये संदर्भ ईंधन जो है ये इंजन विकसित करना और उनके प्रदर्शन का आकलन करना जो है ये संदर्भ ईंधन का ये प्राथमिक उद्देश्य है, ठीक है ना। इंजन को विकसित करना और उनके प्रदर्शन को आकलन करना ये संदर्भ ईंधन का प्राथमिक उद्देश्य है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 24 है, 24 प्रश्न है कि किस संगठन ने कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए ये चंद्रयान 3 के बारे में 10 विशेष मॉड्यूल तैयार किए हैं। तो दोस्तों चंद्रयान 3 की ऐसी अपार सफलता ही है कि दोस्त यह अपने देश की एक शैक्षिक आप लोगों को संगठन जो है वह जो है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के आप लोग नाम सुने होंगे, ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा एक मॉड्यूल नहीं कहिए 10 विशेष मॉड्यूल को यह 1 से 12 तक के छात्रों के लिए ये शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी ने ये काम किया है, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए चंद्रयान 3 के बारे में 10 विशेष मॉड्यूल जो है इसको तैयार किया है, ठीक है। किसने, एनसीईआरटी द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, ये आज का 25वां प्रश्न है आप लोग को कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। ये सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार पूछा जा रहा है। तो वो कौन सा फिल्म है भाई जो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन है, एक था गांव, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, इरामी निजल, ये कोमुराम, भीमुडो। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही हो जाएगा, तो दोस्तों ये ऑप्शन बी जो है ये रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट जो है इसी को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा।
एक चीज यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बन सकता है दोस्तों, ये तो हो गया आप लोग को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म हो गया। एक आप लोग के लिए अगर पूछ दे कि कौन ऐसा फिल्म है दोस्तों जिसको नरगिस नरगिस दत्त पुरस्कार मिला, ठीक है ना, ये नरगिस दत्त पुरस्कार जो मिला, ये प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है। ये नरगिस दत्त पुरस्कार जो है, नरगिस दत्त पुरस्कार जो इसी में मिला है दोस्तों। और वह फिल्म जो है दोस्त, वह फिल्म एक विवेक अग्निहोत्री जो की फिल्म है, विवेक अग्निहोत्री अग्निहोत्री की फिल्म एक आई थी। इतना नाम बता दिए तो आप लोग जरूर समझ गए होंगे कि कौन सा वो फिल्म का नाम लेते हैं दोस्तों। वह फिल्म का नाम जो है कौन सा हो जाएगा, तो द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स जो है वो उस मूवी का नाम है। इसी को नरगिस दत्त पुरस्कार मिला है। और चाहे ये ऐसे पूछ ले कि ये राष्ट्रीय एकता सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, ये ठीक है ना, राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीय एकता पर ये राष्ट्रीय एकता पर इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है द कश्मीर फाइल को मिला है। ये विवेक अग्निहोत्री के द्वारा बनाया गया ये मूवी है। और इसे नरगिस दत्त पुरस्कार मिला, किस लिए, तो राष्ट्रीय एकता पर यह फिल्म जो बनी, इसके लिए इसको नरगिस दत्त पुरस्कार से ये दिया गया इस फिल्म को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। ठीक है, तो आप लोग इसको अवश्य देख लीजिएगा। चलिए 69वें फिल्म से और एक दो आप लोग को प्रश्न जो है इसमें और मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। और इसके पिछले वाले वीडियो में भी मैं 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार से आप लोग को कई प्रश्न कराया हूँ। तो ये जो टॉपिक जो है अभी बिल्कुल करेंट का चल रहा है एकदम, बिल्कुल आप लोग के लिए ये हॉट टॉपिक चल रहा है, राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड जितने भी हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, देखेंगे अगला नेक्स्ट प्रश्न। 26वां प्रश्न है कि भारत के चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई का जो राष्ट्रीय आइकॉन है किसे घोषित किया गया। राष्ट्रीय आइकॉन किसका, चुनाव आयोग का। ऑप्शन है एम एस धोनी, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, पंकज त्रिपाठी। तो इन चारों ऑप्शनों में से किसको ये किया गया है दोस्तों, राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। तो वह जो हो जाएगा दोस्त, यह प्रश्न का जो सही जवाब आप लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सचिन तेंदुलकर जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये चुनाव आयोग की बात यहाँ पर की जा रही है। तो जब चुनाव आयोग की बात की जा रही है तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी देख लीजिए कि अभी वर्तमान में ये मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, बहुत ही आप लोग इसको इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है ना, कि मुख्य वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये देख लीजिएगा। तो अभी वर्तमान में दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये राजीव कुमार है। ठीक है ना, कौन है, ये राजीव कुमार है। प्रश्न कभी कभी एग्जामिनर आप लोग की जबरदस्त परीक्षा लेने के लिए ये पूछ देगा कि राजीव कुमार जो है ये कितने नंबर के आप लोग को ये चुनाव आयुक्त बने हैं, यानी कि इनका पोजीशन कौन है, कितने नंबर पर ये बने हैं। तो दोस्तों ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन है, 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये राजीव कुमार जो है ये मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए वर्तमान में। ठीक है, तो ये सब फैक्ट भी आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम के समापन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक उद्घाटन किया था। इनमें से एक जितना ये चार ऑप्शन दिया गया है इसमें से क्या उद्घाटन किया था। मेरी माटी मेरा देश जो एक अभियान है दोस्त, और इसके समापन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने किस चीज का उद्घाटन किया। तो दोस्तों यह जो है ऑप्शन सी जो है ये इसको टिक लगा लीजिए। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि इन्होंने एक अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का जो है उद्घाटन किया इस मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन के बाद। ठीक है ना, समापन के दौरान कह लीजिए, ये ये जो है अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का जो है उद्घाटन किया गया। तो अभी थोड़ा सा ट्रेंड में था इसलिए आप लोग के लिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए ले लिया कि मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है। तो ये बात हो गई आप लोगों को दोस्तों कि इन्होंने क्या उद्घाटन किया। ठीक है, ये तो आप लोग को उद्घाटन वाली बात हो गई। तो कभी ये थोड़ा सा जान लीजिए, यहाँ पर मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ यहाँ पर दोस्तों आप लोग के लिए, ये मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है, ये इसका क्या आखिर में मेन उद्देश्य है, ये क्या इसका उद्देश्य है दोस्तों।
तो यह मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है दोस्तों, यह जो है आप लोग को इस अभियान का उद्देश्य जो है भारत के वीर सपूतों को आजादी के मौके पर याद करना। ये क्या है दोस्तों? भारत के ये भारत के वीर सपूतों को, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया भारत के लिए, तो भारत के वीर सपूतों को ये आप लोगों को आजादी के मौके पर याद करना। भारत के वीर सपूतों को आजादी के मौके पर याद करना, मौके पर याद करना जो है ये मेरी माटी मेरी मेरा देश अभियान का ये मेन उद्देश्य रहा। उद्देश्य मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये अगर उद्देश्य पूछे, ये भी आप लोग एकदम इंपॉर्टेंट पर रख लीजिए, क्योंकि यह जो अभियान जो है आप लोग को, ये कब चला था दोस्तों? अगर मेरी माटी मेरा देश अभियान का बात करें तो ये दोस्त 9 अगस्त से शुरू हुआ और 15 अगस्त 2023 तक चला। इसका मैं टाइमिंग और डेट भी लिख दे रहा हूँ दोस्तों। टाइमिंग मत कहिए, ये डेट कह लीजिए, ठीक है। सॉरी, मैं गलती से बोल दिया। तो 9 अगस्त 2023 से लेके ये 15 अगस्त 2023 तक ये अभियान चला, मेरी माटी मेरा देश अभियान। उद्देश्य भारत के वीर सपूतों को आजादी के मौके पर याद करना। तो आप लोग इसको भी जबरदस्त तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ये 28वां नंबर का प्रश्न है आप लोग को। आज का 28वां प्रश्न है कि 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, 2023 की ओपनिंग फीचर फिल्म के रूप में किसे चुना गया? तो 54वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ 2023 का, इसका ओपनिंग फीचर फिल्म जो है किसे चुना गया? यानी कि ओपनिंग फीचर फिल्म जो है 2023 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा है? ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 54वां नंबर का यह जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2023 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण रहा? तो 54वां संस्करण रहा, ठीक है ना। तो ऐसे भी प्रश्न देखिए, जैसे जैसे प्रश्न आप लोग को परीक्षा में पूछे जाते हैं वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, उसको पैटर्न को समझा दे रहा हूँ। अब इससे अच्छी बात क्या आप लोग के लिए हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आप लोग को अर्धांगनी, ये बंगाली में था, अट्टम मलयालम में था, ढाई अक्षर हिंदी में था, कंतारा कन्नड़ में था। तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ओपनिंग फीचर फिल्म जो है दोस्त, तो इसका मैं जवाब बता दे रहा हूँ। ये जो हो जाएगा अट्टम जो है, जो एक की मलयाली फिल्म था दोस्तों, इसी को ओपनिंग फीचर फिल्म के रूप में इसे चुना गया है, ठीक है ना। किसको? अट्टम को चुना गया है, ठीक है। ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस मैं 28 क्वेश्चन आप लोग के लिए बताया, और इसको फैक्टरों को मिला दूं तो मोर देन ये 50 प्लस हो जाएगा आप लोग को। मैं 60 प्लस आप लोग को फैक्ट बताकर आप लोग को प्रश्नों को बता दिया। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, इसका जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, और आप लोग 28 प्रश्नों में से कितना सही किए इसको भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और आप लोगों के लिए होमवर्क में ये रह गया, होमवर्क क्वेश्चन ये रह गया, ये जो 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है कहाँ पर मनाया गया? मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों को, ये 54वां जो है आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन जो हो गया ये कि 54वां ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कहाँ पर, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया? फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया, ठीक है, कहाँ मनाया गया? ये आप लोगों के लिए ये होमवर्क प्रश्न रह गया, ठीक है ना, जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा कि 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया, ठीक है ना। इसको आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और एक और महत्वपूर्ण आप लोग के लिए वीडियो आप लोग के समक्ष लेकर उपस्थित हूँगा अगले क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा, और जाते जाते मैं इतना जरूर कहूंगा कि दोस्तों आप लोग इस चैनल को सुपर थैंक्स के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं, और ज्वाइन बटन के माध्यम से भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग अपने स्वेच्छा से इस चैनल को बढ़ाने में जितना आप लोग मदद कर सकते हैं वह करते रहिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब से जो है मेरी मोटिवेशन को एकदम बिल्कुल बनाए रखिए, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही शानदार वीडियो लेकर आता रहूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।